नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर। तो आज की क्लास होगी हमारी दिसंबर 2023 के करंट अफेयर्स के बारे में, जिसका पार्ट 1। एक्चुअली क्या है, इस बार हमने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जिसमें क्या है कि पहले तो हम क्या करते थे, क्लास जो करंट की होती थी वो क्लासिफाइड नहीं होती थी, कौन सा सेक्शन कहाँ पर है, बस न्यूज़ बता दी जाती थी करंट अफेयर्स की उस महीने की। इस बार से क्या है, हम न्यूज़ को क्लासीफाई करेंगे कि कौन सी न्यूज़ किस सेक्शन से है, और उसके बाद हम उसका एनालिसिस करेंगे। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज की न्यूज़ में क्या क्या है तो दिसंबर माह करंट अफेयर में। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया, क्लासिफिकेशन के साथ आपको न्यूज़ बताई जाएगी। तो पहला क्लासिफिकेशन है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का, कि इंटरनेशनल लेवल पर कौन सी न्यूज़ है जो कि खबरों में रही, सुर्खियों में रही। तो पहली खबर है द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल वुमेन 2023। 2023 में विश्व की कौन सी महिलाएं सबसे शक्तिशाली रही विश्व में महिलाओं के रूप में। ठीक है, तो इसको जारी कौन करता है, इस लिस्ट को? ये लिस्ट जारी की है फोर्ब्स के द्वारा। फोर्ब्स है क्या? तो ये यूएस की एक पत्रिका है। ठीक है, यूएस की इस पत्रिका के द्वारा क्या हर साल इस प्रकार की लिस्ट निकाली जाती है। तो सबसे टॉप पे कौन कौन सी महिलाएं हैं उनको हम देख लेते हैं। तो पहला नाम है उर्सुला मैडम का। कौन है? उर्सुला। पूरा नाम क्या है? उर्सुला वान डेर लेओन। ये क्या है? ये यूरोपीय यूनियन और यूरोपियन कमीशन दोनों के क्या है, अध्यक्ष है। ठीक है, इसके बाद क्रिस्टीना लेगार्ड का नाम तो आप सब लोग जानते होंगे, ये यूरोपियन सेंट्रल बैंक की क्या है, ये भी अध्यक्ष है। उसके बाद कमला हैरिस का नाम भी आप जानते होंगे, बट दो का नाम इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है। हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए विश्व की सबसे शक्तिशाली महिला के रैंक पर किसे दिया गया है फोर्ब्स के द्वारा स्थान। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। तो इसमें हमारे काम की एक न्यूज़ ये भी है कि भारत में कौन कौन सी महिलाएं जो टॉप 100 में हैं इस सूची में। तो भारत की 4 महिलाओं को इस सूची में स्थान दिया गया है। कौन कौन सी? पहली तो है हमारी निर्मला सीतारमण जी, क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, सब लोग जानते हैं। दूसरी है रोशनी नडार मल्होत्रा, ये क्या है, HCL हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड की क्या है, अध्यक्ष हैं। ठीक है, इसके बाद सोमा मंडल का स्थान है। रोशनी नाडार की रैंक है 60, सोमा मंडल की रैंक है 70। सोमा मंडल क्या है, ये सेल की हेड है। क्या है? सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की क्या है, अध्यक्ष है। ठीक है, इसके बाद नंबर है किरण मजूमदार का। इनकी रैंक कौन सी है? इनकी रैंक है 76। और ये क्या है, को फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है बायोकॉन की। बायोकॉन क्या एक दवाई कंपनी है, दवा कंपनी, जो न केवल भारत में सस्ती दवा उपलब्ध कराता है बल्कि अमेरिका जैसे देश में भी इसकी दवाएं बिकती हैं। अमेरिका में आपने देखा होगा कितने हार्ड रूल एंड रेगुलेशन है ड्रग्स के, तो भी इनकी दवाएं इतनी सफल हैं कि अमेरिका जैसे देश में भी बिकती हैं, इसीलिए इनको इस सूची में स्थान दिया गया है। तो हमने दोनों लेवल पे देख लिया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टॉप 3 महिलाएं कौन सी हैं, और इस लिस्ट में भारत में स्थान देगी महिलाओं को कौन कौन सी है। 4 महिलाओं को स्थान दिया गया है, वो हमने देख लिया। अब आगे तो इस प्रकार का क्या क्वेश्चन भी बन जाता है कई बार, जैसे RS प्री 2021 का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किसने टाइम 2021 लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में स्थान प्राप्त किया है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, जिनमें 4 लोगों को नाम दिया गया था और इसका उत्तर देना था, इसलिए वो लिस्ट है ना आपको याद करनी है। इसके बाद देखते हैं दूसरी महत्वपूर्ण खबर कौन सी रही। तो दूसरी महत्वपूर्ण खबर है गैल्फू शहर परियोजना। तो दूसरा नाम ये भी है गैल्फू माइंडफुलनेस सिटी परियोजना। ठीक है, अब है कहाँ की? ये है भूटान की परियोजना। ये भूटान का मैप है और यहाँ कहीं पर क्या है, गैल्फू लोकेटेड है। ठीक, इस परियोजना के बारे में देख लेते हैं। ये भारत से दक्षिण पूर्व एशिया तक, कहाँ से, नेपाल से, यहाँ से लेकर भारत से होते हुए दक्षिण पूर्व एशिया तक 1000 वर्ग किलोमीटर में फैली है। ठीक, इसके बाद यह परियोजना भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के माध्यम से दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने वाली एक क्या है, आर्थिक गलियारा है। मतलब ये परियोजना क्या है, एक प्रकार का इकोनॉमिक कॉरिडोर है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन विकसित किए जाते हैं, वैसे ही भूटान भी क्या है, एक इकोनॉमिक कॉरिडोर विकसित कर रहा है, और वही है क्या, गेल्फू शहर परियोजना। ठीक, इसके बाद ये भूटान के गेल्फू से असम के पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों को जोड़ते हुए कहाँ कहाँ कौन कौन से देशों में जाएगा, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, मलेशिया और सिंगापुर तक जाएगा। ठीक, इसके बाद मैप में हम देख लेते हैं एक बार भूटान की लोकेशन। ये एक भूटान देखिए लैंडलॉक्ड कंट्री है, इसकी एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ चाइना है। अब भूटान ने ये परियोजना स्टार्ट क्यों की? क्या भूटान हमेशा क्या है कि इंट्रोवर्ट कंट्री रहा है, उसने कभी भी अपने दरवाजों को खोला नहीं बाहर के देशों के लिए कि व्यापार को बढ़ावा दिया जाए। मोस्टली इनकी इकोनॉमी है ना, ये डिपेंड करती है एक तो पर्यटन के ऊपर। ठीक,
लेकिन फिर भी इन्होंने इतना ज़्यादा अपने गेट खोले नहीं है विश्व के और देशों के लिए इकोनॉमी के। तो अब भूटान एक प्रयास कर रहा है कि उसके भी गेट खोले जाएं। ठीक, इससे पहले आपने देखा होगा कि एक BBIN मोटर वैन एग्रीमेंट था। BBIN बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल मोटर व्हीकल एग्रीमेंट हुआ था। कब? 2015 में हुआ था। पहले तो भूटान ने हामी भर दी थी कि मैं भी इसका सदस्य बनूंगा, लेकिन 2017 में ही भूटान क्या इससे बाहर हो गया। इसलिए भूटान ने बताया कि हम हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। होना क्या था कि इन देशों के बीच में जो भी व्यापार होना था, उनके वाहनों का आवागमन के लिए, मतलब आसानी से वाहन आ जा सके, इसके लिए एक एग्रीमेंट किया गया था, मोटरवे एग्रीमेंट। लेकिन भूटान क्या इससे बाद में बाहर निकल गया। लेकिन अब क्या भूटान दोबारा से प्रयास कर रहा है कि इस प्रकार के एग्रीमेंट किए जाएं। तो देखो ये जैसे मैप में दिखाया गया है, तो यहाँ से यहाँ कहीं हमने गैल्फो देखा था भूटान में, तो ये भारत के नॉर्थ ईस्ट से होते हुए ये बर्मा, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, यहाँ तक क्या ये जाएगी। ये परियोजना 1000 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई होगी। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कहाँ से कहाँ तक जाएगी। और इसको डेवलप कौन करेगा इस सिटी को? तो इस सिटी को डेवलप करने का काम भारत को दिया गया है। जैसे भारत का क्या है, अभी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चल रहा है, जिसके तहत वो क्या है कि सीमा के जो भी राज्य हैं जिनकी सीमा लगी हुई है अन्य देशों के साथ, उनको क्या विकसित कर रहा है भारत वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत। ठीक है, तो भूटान के नरेश ने ये आग्रह किया भारत से कि आप ही हमारी इस शहर को विकसित कर दीजिए। तो चाइना के लिए क्या एक बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि हमने पिछली क्लास में देखा था चाइना क्या है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के तहत अपनी परियोजनाओं से क्या है कि भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर भूटान ने किसको प्रेफरेंस दी है? भारत को प्रेफरेंस दी। कुछ समय पहले डोकलाम विवाद के हुआ था, उसमें भी क्या भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हो गई थी, वो भी आपने देखा। अब यहाँ भूटान नरेश किसको प्रेफर कर रहे हैं इस परियोजना को विकसित करने के लिए? भारत को। ये भी हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज है कि म्यांमार जो अभी क्या है सेना के द्वारा शासित है, बना विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश। अब हुआ क्या, जब से तालिबान आया है ना शासन में, कहाँ पर? अफगानिस्तान में, उसने क्या वहाँ पर अफीम की खेती को क्या कम कर दिया है। ठीक है, वहाँ पर तो खेती हो गई है कम। अप्रैल 2022 में क्या है तालिबान ने क्या पोस्ता की खेती पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए, जिससे अफीम का उत्पादन हुआ कितने परसेंट गिर गया? 95%। तो जब एक जगह गिरेगा तो दूसरी जगह का अपने आप बढ़ जाएगा, भले से वो बढ़ा नहीं रहे हो तो भी वो क्या बढ़ा हुआ दिखेगा। तो वैसे म्यांमार में बढ़ भी रहा है और अफगानिस्तान ने अपना कम कर दिया, इसलिए क्या म्यांमार क्या आ गया? पहले नंबर पे आ गया। ठीक, ये रिपोर्ट कौन निकालता है? तो ये रिपोर्ट निकालता है यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम रिपोर्ट 2023 निकाली गई है इस ऑफिस द्वारा। इसने बताया कि म्यांमार ने वर्ष 2023 में 1080 मीट्रिक टन अफीम का उत्पादन किया, जो विश्व में 2001 के बाद इसकी सबसे अधिक मात्रा है। ठीक, ये अफगानिस्तान का एक पोस्ता के खेत को नष्ट कर रहा है तालिबान का लड़ाका। अब हमारे लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है ये न्यूज़ के? हमें इससे क्या लेना है? मान लीजिए म्यांमार नंबर 1 पे आ गया और अफगानिस्तान नंबर 2 पे चले गया, या कोई भी देश किसी भी नंबर पर आए, अफीम से हमें क्या लेना देना है? तो देखो हमारी हमें यहाँ पर क्या याद रखना है कि हमारी लोकेशन क्या यहाँ भारत की लोकेशन है, और ये जो एरिया है ना बर्मा, जैसा अभी हमने देखा म्यांमार नंबर 1 पे, बर्मा को ही क्या म्यांमार कहते हैं, बर्मा, थाईलैंड और लाओस, ये तो क्या कहलाते हैं? गोल्डन ट्राइंगल। क्या कहलाते हैं? गोल्डन ट्राइंगल। और यहाँ पर भारत की पश्चिमी सीमा की तरफ आप देखोगे, यहाँ भारत की पश्चिमी सीमा की तरफ क्या है? पाकिस्तान है, ईरान है और अफगानिस्तान है। ठीक है, तो ये तीनों क्या कहलाते हैं? गोल्डन क्रेसेंट कहलाते हैं। इन दोनों ही जगह पे क्या है कि इन मादक पदार्थों का क्या है कि अत्यधिक उत्पादन होता है, और इसके माध्यम से क्या ये भारत में आ जाते हैं। जैसे कि पश्चिम से आप देखो तो अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान से होते भारत में ये मादक द्रव्य कहाँ कहाँ, जैसे पंजाब में आप देखते होंगे आए दिन घटना होती रहती है। राजस्थान में भी क्या है कि बॉर्डर के माध्यम से इनकी स्मगलिंग होती है। ठीक है, गुजरात से भी होती है। और इधर क्या है, ये तीनों देश हैं गोल्डन ट्राइंगल, यहाँ से क्या भारत के नॉर्थ ईस्ट में क्या है इनकी क्या स्मगलिंग होती है। तो इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यूपीएससी में अगर हम जाएं तो यूपीएससी में पेपर 3 में, हाँ पेपर 3 में आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा से रिलेट करके हम इसको देख सकते हैं। वहां पर क्या है इस प्रकार के कुछ पूछे जाते हैं। ठीक है, आंतरिक सुरक्षा से रिलेटेड इशू है, क्योंकि अफीम से क्या है कि हमारी सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है खराब होती है।
लोग मान लीजिए जितना ज़्यादा नशा करेंगे उनका सामाजिक स्तर उतना ही गिरेगा, लोग एक दूसरे से लड़ाई करेंगे, आतंक फैलाएंगे, सामाजिक समरसता क्या है, धूमिल होगी। तो इसलिए क्या हमारे आंतरिक सुरक्षा के लिए क्या है, खतरा है। तो इसलिए ये न्यूज़ खबरों में भी थी और हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 जारी किया गया है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी कौन करता है, तो जारी करता है जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट तथा क्लाइमेट एक्शन द्वारा इसे जारी किया जाता है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी प्रथम 3 स्थान पर नहीं आया है। तो रैंक स्टार्ट हुई है, रैंक 4 से स्टार्ट हुई है, प्रथम 3 पे क्यों नहीं आया। मान लीजिए कि हम कोई प्रतियोगिता आयोजित करते हैं और बोलते हैं कि 80% वाले को क्या, 80% वाले को पहला स्थान मिलेगा या उससे ऊपर वाले को। अब किसी भी बच्चे ने 80% नंबर प्राप्त ही नहीं किए तो पहली रैंक पर कोई आया ही नहीं। तो इसी प्रकार क्या है, इसके मापदंड ऐसे थे इस रैंक के सूचकांक के, इंडेक्स के, कि किसी ने भी क्या है यहाँ पर प्रथम स्थान प्राप्त ही नहीं किया। रैंक कहाँ से स्टार्ट हुई है, रैंक स्टार्ट हुई है 4 से सॉरी। और भारत की कौन सी रैंक है, 7वीं, मतलब इफेक्टिव रूप से भारत की रैंक है चौथी, क्योंकि रैंक की 4 से स्टार्ट हुई है। पिछले साल भारत की रैंक थी 8वीं और इस साल है भारत की रैंक 7th। ठीक है, ये मैप है कि कहाँ कहाँ पर किस किन किन देशों का क्या क्या प्रदर्शन रहा है सूचकांक में। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस सूचकांक में मात्र क्या है 63 कंट्रीज को शामिल किया गया। ठीक है, ये वो कंट्री है 63 जो 90% पूरे विश्व का 90% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में क्या करती है, योगदान देती है। जैसे आप देख पा रहे हो अफ्रीका का लगभग पूरा मैप खाली पड़ा है, ये कंट्रीज क्या है, इंक्लूडेड ही नहीं है। इधर ये भी देख लीजिए। अब देखने वाली बात यह है कि इस मैप में ये तो क्या है वेरी हाई रेटिंग, जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया जैसे भारत इसमें है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज इसमें है। लेकिन यहाँ देखिए आप, अमेरिका हुआ, कनाडा हुआ, ये बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं जैसे अमेरिका, लेकिन रैंक कितनी बेकार है इनकी। ये क्या कर रहे हैं, जलवायु परिवर्तन में ऐसी भूमिका अदा कर रहे हैं कैसे, नकारात्मक। ठीक है, तो हमें इस मैप को ध्यान में रखना है। काम कैसे करती है रैंकिंग, ये 4 आधारों पर, ग्रीन हाउस गैस एमिशन कितना है, तो इसको 40% वेटेज है इसमें। रिन्यूएबल एनर्जी के लिए 20% वेटेज है, 20% वेटेज है एनर्जी यूज के लिए और 20% वेटेज है क्लाइमेट पॉलिसी के लिए। ठीक है, तो ये रैंक थी, ये इंडेक्स थी, इसमें किन किन देशों की क्या रैंक है वो हमने देख ली। प्रथम 3 पे कोई नहीं है, भारत की रैंक 7th। नेक्स्ट न्यूज है, भारत को फिर से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन क्या किया गया, निर्वाचित किया गया है। अब आईएमओ है क्या, आईएमओ क्या है, यूएन की एक विशेष एजेंसी है। किसकी, यूएन की एक विशेष एजेंसी। जैसे यूएन की और भी कई विशेष एजेंसी, जैसे कि हुआ डब्ल्यूएचओ हुआ, ठीक है, आईएमएफ हुआ, ऐसे क्या, आईएमओ भी क्या है, यूएन की एक विशेष एजेंसी है। इसलिए ये न्यूज खबरों में रही, महत्वपूर्ण भी है। भारत को इस परिषद के लिए क्या 2024-25 के लिए द्विवार्षिक रूप से सत्र हेतु सर्वाधिक वोट के साथ चुना गया है। अगर पेपर में आ जाए कि आईएमओ का मुख्यालय कहाँ है, तो लंदन में है। ठीक है, नेक्स्ट, ये सबसे महत्वपूर्ण न्यूज है, दिसंबर माह की संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कह सकते हैं, COP28 की मीटिंग हुई है। कौन सी कॉप की, UNFCCC। ठीक है, अब आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो एक्सपो सिटी दुबई में इसका आयोजन किया गया है। कुल कितने देशों ने भाग लिया, 197 देशों ने भाग लिया। ये COP28 है, कब से चल रही है कॉप की बैठकें, पिछली क्लास में भी हमने देखा था कि 1995 से बैठकें चल रही हैं। 2020 में नहीं हो पाई कोरोना के कारण, बाकी हर साल इसकी बैठक होती है। सबसे महत्वपूर्ण बैठक जिसे सब लोग याद करते हैं वो है COP21। कौन सी है, COP21, जो कि कहाँ हुई थी, पेरिस में हुई। इसके बाद ये एक महत्वपूर्ण बैठक है COP28 की, जिससे पेरिस सम्मेलन के बाद सबसे ज़्यादा उम्मीदें इसी बैठक से लगाई जा रही हैं। तो क्या क्या उपलब्धियां हासिल हुई हमें इस बैठक में वो देख लेते हैं। तो वर्ष 2030 तक क्या है, कार्बन उत्सर्जन को 43% तक कम करने का लक्ष्य बनाया गया है, उस पर सहमति बनी है। इसी के साथ वर्ष 2035 तक इसे 60% घटाने की भी कोशिश की जाएगी। तो पहली उपलब्धि तो ये है। दूसरा, 2030 तक वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता को कितना करना है, 3 गुना तक किए जाना है, जो कि कम से कम कितनी होगी, 11,000 गीगावाट होगी। मतलब अभी कितनी है, अभी लगभग होगी 3600
ये 3700 गीगावाट तक है। इसे कितना करना है, इसे करना है 11,000 गीगावाट तक। इसके बाद COP28 के अध्यक्ष संयुक्त अरब अमीरात ने जलवायु संबंधित संस्था अल्टोरा में $30 अरब निवेश करने की भी घोषणा की है। अभी तक होता क्या है कि हर बार जो भी कॉप बैठक होती है उसमें क्या है कि लॉस एंड डैमेज फंड के ऊपर बात तो की जाती है कि जैसे विकासशील देश जो भी हैं उनको जो भी लॉस हो रहा है जलवायु परिवर्तन से, जो भी डैमेज हो रहा है उसकी क्षतिपूर्ति कौन करेगा, विकसित विकसित देश करेंगे। लेकिन अभी तक क्या बातें हो रही थी इस प्रकार के लॉस एंड डैमेज फंड पर, कोई किसी प्रकार का योगदान दे नहीं रहा था। तो यूएई ने क्या किया है कि अपने स्तर पर $30 अरब यहाँ पर क्या कर दिए, निवेश भी कर दिए, और सभी देशों से आह्वान किया कि आप भी निवेश करें। तो सम्मेलन खत्म होते होते क्या $80 अरब तक इसमें क्या हो गया था, इन्वेस्टमेंट हो गया था। भी और भी होना बाकी है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो भारत की इस सम्मेलन में क्या स्थिति रही, तो भारत ने क्या 2-3 इनिशिएटिव स्टार्ट किए इस सम्मेलन के दौरान, देख लेते हैं कौन कौन सा। पहला है GCRA, ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस। इसमें क्या किया भारत ने, भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के तहत क्रियान्वित की जा रही स्वच्छ गंगा मिशन के नेतृत्व में GCRA को क्या किया, लॉन्च किया। अगर एग्जाम में आए डायरेक्ट तो आपको याद होना चाहिए कि GCRA भारत ने कहाँ लॉन्च किया है, तो COP28 की बैठक में लॉन्च किया है। जैसे अपन पिछली क्लास में अपन ने देखा था इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में अपन ने पढ़ा था, तो वो भी कहाँ पर किया था, COP21 में पेरिस जलवायु सम्मेलन के दौरान किया था। और ये कहाँ पर किया है, COP28 में। इसके बाद लीड IT 2.0 इनिशिएटिव है, मतलब लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन। इसका कौन सा फेज स्टार्ट किया, सेकंड। पहला भी किया था भारत और स्वीडन ने ही, कब, 2019 में। अब इसका दूसरा फेज स्टार्ट किया है भारत ने और स्वीडन के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से 2024-26 की अवधि के लिए इसका क्या है, द्वितीय चरण का शुभारंभ कर दिया है। ठीक, इसके बाद है रेस टू रेजिलियंट। ये क्या यूएन की एक पहल है जिसमें क्या भारत ने भी सम्मिलित होने की घोषणा कर दी है। तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र के रेस टू रेजिलियंट में अपनी भागीदारी घोषणा की है। यह जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान करने वाला क्या है, एक वैश्विक अभियान है। इसके बाद भारत में इस अभियान का नेतृत्व कौन करेगा, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अर्बन अफेयर्स का C³ करेगा। C³ की फुल फॉर्म क्या है, क्लाइमेट सिटीज करेगा। कई बार क्या है कि एग्जामिनर घुमा के पूछ देता है कि इस पर जो परियोजना चल रही है इसकी कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है। तो इसी प्रकार इसका भी पूछा जा सकता है कि रेस टू रेजिलियंट की भारत में क्रियान्वयन एजेंसी कौन सी होगी, तो इस अभियान का नेतृत्व नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अर्बन अफेयर्स का कौन करेगा, C³ करेगा। इसके बाद देख लेते हैं भारत ने क्या हाँ यहाँ करी है, कहीं ना भी करी है। तो भारत ने एक कई जगह पर ना करी, उनमें से एक है भारत ने जलवायु और स्वास्थ्य पर COP28 घोषणा पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। क्यों, क्योंकि इस दस्तावेज में क्या है, स्वास्थ्य क्षेत्र में शीतलन के लिए ग्रीन हाउस गैस के उपयोग पर अंकुश लगाने की शर्त लगाई गई थी। लेकिन अभी भारत का विकासशील देश है तो उसे अभी इस प्रकार की जरूरत पड़ती है कई बार शीतलन के लिए कि वो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन करे, तो इसलिए भारत ने क्या कर दिया, मना कर दिया। इसके बाद COP28 का 29 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो अगले साल किया जाएगा। कहाँ पर, अजरबैजान। अजरबैजान कहाँ पर है, मैप में देखकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और इसकी राजधानी है अजरबैजान की बाकू। तो हो सकता है कि अजरबैजान की राजधानी बाकू में ये नेक्स्ट सम्मेलन किया जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि विश्व का सबसे बड़ा परमाणु फ्यूजन रिएक्टर का नाम है JT60SA। कहाँ पर प्रारंभ हुआ है, टोक्यो में। कहाँ, जापान में। अब परमाणु ऊर्जा, परमाणु से हम क्या है कि दो प्रकार से एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। एक तो फ्यूजन मतलब संलयन के माध्यम से, और दूसरा विखंडन के माध्यम। दूसरा किसके, विखंडन के माध्यम। अब ये वाला परमाणु रिएक्टर किस माध्यम से एनर्जी देगा, फ्यूजन के माध्यम से। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इस परमाणु संलयन रिएक्टर को क्या कहा जाएगा, JT60 ऐसे नाम दिया जाएगा। इसे किसने बनाया है, यूरोपियन यूनियन ने, और जापान द्वारा इसे बनाया गया है। इस रिएक्टर से ऊर्जा उसी प्रकार उत्पन्न होनी है जिस प्रकार से सूर्य से प्राप्त होती है। अब सूर्य से हमें कैसी एनर्जी मिलती है, क्लीन एनर्जी मिलती है, और कैसे, फ्यूजन से मिलती है। ठीक, तो यहाँ भी फ्यूजन से मिलेगी और एनर्जी कैसी होगी, क्लीन एनर्जी होगी। ठीक, इसलिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वैज्ञानिक कई समय से प्रयास कर रहे थे कि इस प्रकार की एनर्जी हमें प्राप्त की जाए फ्यूजन के माध्यम से, और ये अब वैज्ञानिक सफल भी हो गए हैं। नेक्स्ट न्यूज, लोकप्रिय नेताओं की सूची में भारतीय प्रधानमंत्री शीर्ष पर। जारी कौन करता है,
इसे कंसल्टेंसी फर्म है जिसका नाम है मॉर्निंग कंसल्ट। ठीक है। तो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में भारत के प्रधानमंत्री को ये लगातार क्या है, तीसरी बार शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। और उनकी अप्रूवल रेटिंग कितनी है, 76%। और सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता कौन से रहे हैं, वो रहे हैं कनाडा के पीएम। आपने खबरें देखी होंगी पिछले कई समय से, क्या है भारत और कनाडा के बीच में रिश्ते काफी खराब चल रहे हैं। कनाडा के पीएम के नाम इसलिए सुर्खियों में रहा था, क्या नाम है, जस्टिन ट्रूडो। क्या नाम है, जस्टिन ट्रूडो। नाम याद रख लें। सबसे ज्यादा लोकप्रिय कौन है, जस्टिन ट्रूडो। सबसे ज्यादा लोकप्रिय कौन है, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी। फिर फोर्ब्स की एक और सूची जारी हुई है, किसके लिए, एशिया के हीरोज ऑफ फिलेंथ्रोपी की सूची। फिलेंथ्रोपी क्या होती है, जो भी परोपकारिता काम करते हैं उसे क्या कहते हैं, फिलेंथ्रोपी। तो इस सूची में किस किसी को स्थान दिया गया है, इस सूची का ये क्या 17वां संस्करण था। भारत के कौन कौन व्यक्ति इसमें शामिल हैं, तो वो देख लेते हैं। एक है नंदन नीलकेणी जी, दूसरे हैं कुशाल पाल सिंह, तीसरे हैं निखिल कामत। तो नंदन नीलकेणी जी चेयरमैन है किसके, इन्फोसिस के। केपी सिंह किसके चेयरमैन है, डीएलएफ के। और निखिल कामत किसके चेयरमैन है, को फाउंडर एंड फाइनेंशियल ऑफिसर है जेरोदा के। ठीक है। फिलंथ्रोपी में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने दान पुण्य का काम किया है। जैसे महाभारत के समय हम देखते थे एक दानवीर कर्ण था, और इसी प्रकार आज के दिन में देखें तो भारत के दानवीर कर्णों में किन किन का नाम दिया है फोर्ब्स सूची ने, नंदन नीलकेणी जी का, कुशल पाल सिंह जी का और निखिल कामत का। ये क्या है, हमारे महारथी दानवीर कर्ण है। क्या है, अगर याद ना रहे, दानवीर कर्ण के नाम से याद कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट, विश्व के सबसे महंगे शहरों की सूची जारी की गई है, जिसमें क्या है, कौन कौन से शहरों ने अपना स्थान बनाया है। तो शीर्ष में सिंगापुर और ज्यूरिख। फर्स्ट स्थान पे सिंगापुर। सिंगापुर कहाँ है, सिंगापुर सिंगापुर में ही है। ठीक है। रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर की राजधानी क्या है, सिंगापुर है। दूसरा शहर है ज्यूरिख, ये कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और रिपोर्ट के अनुसार क्या, सिंगापुर ने पिछले 11 वर्षों में 9वीं बार दुनिया के सबसे महंगे शहर के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। आगे चलते हैं। तो टॉप 10 में अगर देखना हो आपको, कोई टॉप 10 का क्वेश्चन आ जाए, पहले पे सिंगापुर है, दूसरे पे ज्यूरिख है, तीसरे पे जेनेवा, चौथे पे न्यूयॉर्क, पांचवे पे हांगकांग, छठे पे लॉस एंजल्स, सातवें पे पेरिस, आठवें पे कोपनहेगन, नौवे पे तेल अवीव और 10वें पे सैन फ्रांसिस। कौन से देश में, ये आगे लिखा हुआ है। ठीक है। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। नेक्स्ट देखते हैं माली। तो माली क्यों न्यूज में रहा, फिर चर्चा कर लेते हैं। माली को अगर आप मैप में देखोगे तो यहाँ पर कहीं माली आपको दिखाई देगा, कहाँ पर, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र ने क्या है, पश्चिमी अफ्रीकी देश माली में क्या कर दिया, एक दशक से चल रहे संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन, तो शांति मिशन को आधिकारिक तौर पर क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है। डेट इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, डेट नॉर्मली क्या है, यूपीएससी और आरपीएससी के एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। ठीक है। लेकिन छोटी एग्जाम में कई बार पूछ ली जाए तो आप याद कर सकते हो, अदरवाइज जरूरी नहीं। इस शांति मिशन को किस नाम से जाना जाता था, तो मिनू सैम के नाम से इसको जाना जाता था। कब से स्टार्ट हुआ था, 2013 से। ठीक है। किस कारण, त्रिपुरा विद्रोह हुआ था 2012 में माली, जिससे क्या है कि माली में अस्थिरता पैदा हो गई थी। उसके लिए क्या है कि यूएन ने अपनी सेनाएं भेजी, शांति मिशन जैसा कि वो भेजता है, कोई भी ऐसा देश जहाँ पर अशांति व्याप्त हो वहाँ पर भेजता है। तो उसके तहत यूएन ने एक शांति मिशन भेजा, जिसे अब यूएन ने समाप्त कर दिया है। किसी प्रकार से बन सकता है, पहले तो ऐसे ही बन सकता है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा माली। ये मान लीजिए एक स्टेटमेंट दे दे, हाल ही में सुर्खियों में रहा माली, भूमध्य सागर से अपनी सीमा साझा कर। आप देख सकते हो कि लैंड लॉक्ड कंट्री है, कहीं पर कोई सीमा साझा नहीं कर रही। तो आपको ऐसे भी याद रखना है। ठीक है। आपको पता होना चाहिए, जो भी न्यूज, जो भी लोकेशन खबरों में रही है, तो उसकी लोकेशन आप मैप पे देखें और उसे मजबूत करें। ठीक। मिशन का नाम भी पूछ सकता है, और विद्रोह कौन से देश से संबंधित है, इससे पूछ सकता है। ठीक है। या पूछ सकता है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने कहाँ पर अपना शांति मिशन समाप्त किया है आधिकारिक तौर पर, वहाँ भी पूछ सकता है। 2-4 प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। सारे एंगल मैंने आपको बता दीजिए, आप याद कर लें। नेक्स्ट न्यूज है जेमिनी। तो जेमिनी क्या है, जेमिनी क्या है, एक सर्च इंजन है, किसका, गूगल का, नवीनतम एआई पर आधारित है। आप लोगों ने क्या है, इसका नाम तो नहीं सुना,
बट आपने चैट जीपीटी के बारे में ज़रूर सुना होगा। किसके बारे में? चैट जीपीटी के बारे में। चैट जीपीटी भी क्या है? एक ओपन एआई द्वारा, कौन सी कंपनी ने बनाया इसे? ओपन एआई द्वारा बनाया गया क्या एक चैटबॉट है। क्या है? चैटबॉट। अब चैटबॉट होता क्या है? जैसे आप कई बार क्या है, बड़ी बड़ी कोचिंगों के साइट पे जाते हैं तो नीचे क्या है कि लिखा एक अपने आप एक मैसेज आ जाता है आपको कि मे आई हेल्प यू। तो वो क्या एक चैटबॉट के रूप में होता है। जैसे ही आप उसमें कोई मैसेज टाइप करेंगे वो आपको रिप्लाई देगा। ऐसे ही चैट जीपीटी में क्या है, आप कोई भी चीज़ डालेंगे तो उसके बारे में आपको आंसर दे देगा कि ये क्या है। ठीक है। ओपन एआई ने क्या बनाया था? चैट जीपीटी। इसके जवाब में गूगल ने पहले क्या बनाया था? गूगल ने पहले बनाया था बार्ड। ठीक है। बट गूगल ने क्या इतनी ज़्यादा रिसर्च नहीं की थी बार्ड पे, तो बार्ड क्या फेल हो गया चैट जीपीटी के सामने। ठीक है। आज आप देखते हो तो चैट जीपीटी का ही नाम सब लोग सुनते हैं। ठीक है। तो बार्ड क्या हो गया? फेल। तो गूगल ने क्या फिर दोबारा प्रयास किया और अच्छे से अपनी इन्वेस्टिगेशन की और उस पर अच्छे से रिसर्च की। उसके बाद क्या बनाया? जेमिनी बनाया। अब ये जेमिनी क्या है? चैट जीपीटी से भी एक आगे का वर्जन है। ठीक है। ये बहुत ही हाई लैंग्वेज यूज करता है। इसमें क्या है? चैट जीपीटी में क्या है, आप केवल टेक्स्ट या इमेज तक ही सीमित हैं कि आप कुछ उसमें टेक्स्ट लिख देंगे तो वो आपको जवाब दे देगा। जेमिनी उससे भी आगे है। मान लीजिए आप उसको वीडियो भी दिखा देते हैं कोई, तो उसके बारे में वो बता देता है कि ये वीडियो किसके बारे में है, कहाँ से है। मतलब इतना हाई फाई है जेमिनी। ठीक है। इसके 3 वर्जन है। एक है प्रो, एक नैनो और एक अल्ट्रा। ठीक है। याद तो कर देख लेना, अगर आपको याद हो तो कर लेना। जेमिनी के क्या है? 3 वर्जन है। और काम क्या है इसका? ये एक प्रकार का चैटबॉट है। और किसने लॉन्च किया इसे? गूगल ने लॉन्च किया। तो इसको एक मल्टी मॉडल के रूप में डिजाइन किया गया है, अर्थात यह टेक्स्ट, इमेज और अन्य डेटा प्रकारों को सामान्यीकृत कर शामिल करने में सक्षम है। इसकी संवादात्मक क्षमता क्या है? वृद्धि हुई है। ठीक है। अपन ने पूरा देख लिया। कौन सा कब आया था? पहले चैट जीपीटी आया, उसके विरोध में क्या आया? जवाब में बार्ड आया, लेकिन बार्ड इतना सक्षम था तो अब गूगल ने क्या बनाया? जेमिनी बनाया। है क्या? चैटबॉट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि नेपाल देश द्वारा आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह को पंजीकृत करने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश बन गया नेपाल। ठीक है। अभी पिछली क्लास में हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे क्या है समलैंगिक विवाह को अनुमति देने से मना कर दिया था। हमने देखा था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। तो हमने देखा लगभग 30 देशों ने क्या है समलैंगिक विवाह को मान्यता दे रखी है। और हाल ही में किस देश ने दिए? नेपाल ने दिए। ठीक। इसके बाद इटली ने क्या है कि चीन के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट से खुद को बाहर करने की क्या की है? घोषणा की है। कि कई क्लासों से हम क्या इस इनिशिएटिव को पढ़ रहे हैं। चाइना का है क्या ये? मैप भी पिछली क्लास में मैंने दिखाया था, आपको पूछा था कि भारत की सामाजिक, आर्थिक और रणनीतिक स्थिति के लिए किस प्रकार घातक है। और पिछली क्लास में हमने ये भी देखा था कि बांग्लादेश में इसी इनिशिएटिव के तहत क्या पद्म ब्रिज का भी इनोग्रेशन किया वहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने। ठीक है। तो आगे चलते हैं। ये तो हुआ अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। अब है राष्ट्रीय परिदृश्य। राष्ट्रीय परिदृश्य की पहली न्यूज क्या है? आपराधिक कानूनों से जुड़े 3 विधेयकों के राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई है। हुआ क्या है, हमारे आपराधिक कानून के काफी लंबे समय के हैं, मतलब अंग्रेजों के काल से चल रहे हैं। तो उनमें क्या है कि संशोधन की तो गुंजाइश थी। तो इसी कारण क्या है कि सरकार ने क्या है नए विधेयक विधायिका ने नए विधेयक संसद में पेश किए। राष्ट्रपति की अनुमति भी उन्हें मिल गई है। और उनके नाम देख लेते हैं। तो आईपीसी इंडियन पैनल कोड की जगह तो कौन सा लेगा? तो भारतीय न्याय संहिता 2023 जगह लेगी। ठीक है। इसके बाद द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की जगह सीआरपीसी की जगह कौन लेगी? तो इसकी जगह लेगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। फिर इंडियन एविडेंस एक्ट, साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह कौन लेगा? तो इसकी जगह लेगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। बट अभी क्या है, हमें इसके बारे में डिस्कस करना नहीं है, क्योंकि क्या हुआ था कि आपने कुछ दिन पहले देखा होगा हिट एंड रोड का जो प्रोविजन था इसमें आईपीसी में, उसमें क्या है को लेकर काफी विवाद था। इसके कारण क्या है कि लोगों ने, ट्रक वालों ने तो बिल्कुल हड़ताल कर दी थी, जिससे क्या है कि अभी ये तीनों कानून क्या है सुप्रीम कोर्ट के पास दोबारा गए हैं रिव्यू के लिए। तो एक बार अभी रिव्यू होके आते हैं, अगर लागू हो जाते हैं तो उसके बाद हम इन पर चर्चा कर लेंगे। ठीक है। ये अभी तो हमने क्या नाम देख लिया, कौन सा बिल कौन सा अधिनियम कौन से अधिनियम की जगह देगा। ठीक है। आगे चलते हैं।
फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों होंगे 75वें गणतंत्र दिवस के समारोह समारोह भी हो गया या आ भी गए। अब नेक्स्ट क्लास की जब वीडियो आएगी जनवरी माह की, उसमें देख लेंगे, अगर इनसे रिलेटेड कोई महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट न्यूज होगी तो उसको अपन एनालिसिस कर लेंगे। इसके बाद क्या है कि एक महत्वपूर्ण खबर रही कि डाकघर विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी। ये विधेयक क्या है कि 2023 का है, कौन सी की स्थान लेगा, ये स्थान लेगा पुराना जो अधिनियम है कब का, 1898 का। लाया क्यों गया, लाया इसलिए गया है कि सरकार का कहना है कि डाक व्यवस्था को ज़्यादा से ज़्यादा सिटीजन सेंट्रिक, नागरिक केंद्रित बनाया जाना चाहिए। दूसरा, पहले वाला जो विधेयक था डाकघर का, वो केवल पत्र को ही अपने अंदर समाहित करता था, मतलब कि केवल उसके जो नियम कानून थे वो पत्र पर ही लागू होते थे। अब आजकल क्या बड़ी बड़ी कोरियर सर्विसेज चलने लग गई, और भी सामान भेजा जाने लगा है कई कई माध्यमों से, तो उन सबको क्या है कि अपने आवरण में लेने के लिए ये संशोधन किया गया है। बट इसमें दो तीन चेंजेस किए हैं, उसको हम देख लेते हैं। एक तो क्या है, डाक महानिदेशक, इनके बारे में देखेंगे अपन। डाक महानिदेशक के बारे में क्या प्रोविजन किया है, एक इस बिल की धारा 9 और एक धारा 10। जहाँ तक बात की जाए डाक महानिदेशक की, तो इनको क्या है कुछ अतिरिक्त शक्तियां दी गई हैं। अभी तक क्या है कि जो भी कानून बनाए जाते थे डाक व्यवस्था से संबंधित वो सरकार बनाती। अब क्या डाक महानिदेशक को भी ऑथराइज कर दिया गया है कि आपको लगे कुछ के कानून बनाने हैं और कोई नियम बनाने हैं तो ये स्वयं के स्तर पर भी बना सकते हैं। अगर मान लीजिए इन्हें कोई और चेंजेस करने हैं, अगर मान लीजिए चार्जेस में भी चेंज करने हैं कि आज स्पीड पोस्ट 30 की नहीं कल से 40 रुपये की मिनिमम, तो ये चेंज कर सकते हैं। इसके बाद धारा 9 और धारा 10 ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल रही है। धारा 9 में तो क्या है कि ये कहा गया है कि अगर लगता है कि देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, विदेशी विदेशों के साथ मित्रवत संबंध या राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति पैदा होती है तो कोई भी डाक है उसे खुलवाया जा सकता है। ठीक है, डाक विभाग स्वयं उसको खोल सकता है। अगर ऐसा लगता है कि इस पार्सल में कुछ ऐसी सामग्री है जिसे कि कस्टम्स डिपार्टमेंट को भी देना जरूरी है तो उसको भी दिया जा सकता है। मान लीजिए कोई ऐसी डाक है जो कि विदेश जा रही है और लगता है कि इसमें कुछ संदिग्ध वस्तु है और ऐसा प्रतीत हो कि इसे कस्टम विभाग को सौंपा जाए तो उसे भी सुपुर्द किया जा सकता है। अब विवाद यह है कि विपक्षियों का कहना है कि इसके माध्यम से आप क्या निजता का हनन करते हैं। कोई आदमी क्या भेज रहा है ये उसका निजी मामला है, आप पहले ही चेक कर लीजिए। ठीक है, मतलब डाक जमा कराना है तब आपको संदिग्ध लग रहा है तो देख लीजिए, आप ऐसा नहीं बीच में किसी की भी डाक खोल ली। फिर धारा 10 और भी विवादास्पद है। इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए डाक विभाग से कोई भी चूक होती है, मान लीजिए आपका लेटर मिस हो जाता है, पहुंचता ही नहीं है, तो डाक विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों पर किसी प्रकार का केस नहीं किया जा सकता। पहले का क्या उनकी लाइबिलिटी थी और अब की इस धारा में क्या है कि उनकी लाइबिलिटी भी हटा दी गई है। तो इस कारण धारा 9 और 10 काफी विवादों में रही। ठीक, आगे चलते हैं। विधानसभा चुनाव 2023, तो क्या 5 राज्यों में चुनाव हुए थे। भाजपा ने 3 में, कांग्रेस ने 1 में क्या सरकार बना ली, आप सभी लोगों को पता है। ठीक है, कहाँ कहाँ चुनाव हुए, छत्तीसगढ़ में, एमपी में, मिजोरम में, राजस्थान और तेलंगाना। मध्य प्रदेश के चुनावों में क्या भाजपा को बहुमत मिला और वहाँ सीएम बने मोहन यादव जी। छत्तीसगढ़ में हम देखेंगे वहाँ भी भाजपा को बहुमत मिला, विष्णुदेव राय वहाँ के सीएम है। तेलंगाना में कांग्रेस ने सरकार बनाई, रेवंत रेड्डी सीएम बने। मिजोरम में क्या है, जोरम पीपल्स मूवमेंट पार्टी को बहुमत मिला और लाल दुआमा सीएम बने। राजस्थान में आप हम सब जानते ही भजनलाल शर्मा जी सीएम बन चुके हैं। ठीक, फिर इसके बाद जम्मू कश्मीर आरक्षण और पुनर्गठन संशोधन विधेयक संसद में पारित हुआ। आरक्षण वाले विधेयक में तो क्या है कि एसटी, एससी और अदर बैकवर्ड या ईडब्ल्यूएस को ले सकते हैं, डब्ल्यूएस और ओबीसी, इनको जो भी रिजर्वेशन देना था उसके प्रोविजन किए गए इसमें। ठीक है, दूसरा है कि पुनर्गठन संशोधन विधेयक, पहले तो 2019 में संशोधन हुआ था, अभी क्या 2023 वाला ये विधेयक पारित हुआ है। इसके माध्यम से क्या विधानसभा की जो सीटों की संख्या है वो कितनी कर दी गई है, 114 कर दी गई, पहले 107 थी। इसमें भी क्या है कि 90 तो जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए हैं और 24 क्या है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए हैं। ठीक है, क्योंकि सरकार ये मान के चलती है पीओके भी किसका है, हमारा है। ठीक, इसमें भी जो कश्मीर से विस्थापित हुए थे ना लोग और कश्मीरी पंडित, उनके लिए प्रोविजन किया गया है कि उपराज्यपाल चाहें तो 2 व्यक्तियों को राज्यसभा में
विधानसभा में उन नॉमिनेट कर सकते हैं उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए, उसमें भी क्या एक महिला होनी चाहिए। ठीक, तो ये 2 विधेयक पारित हुए थे जम्मू कश्मीर से रिलेटेड, एक में आरक्षण की बात थी, दूसरी विधानसभा से रिलेटेड सीटों की बात थी। नेक्स्ट, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा विधेयक भी संसद में पारित किया गया। विधेयक का ना है 2000 कब का 23 का। ये किसकी जगह लेगा, ये 1991 की जो कार्यकाल एवं सेवा शर्तें हैं उसके स्थान देगा। ठीक, विधेयक के प्रावधानों के अनुसार होगा क्या, तो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, एक प्रवर समिति के द्वारा की जाएगी, सिफारिश की जाएगी और राष्ट्रपति उसको क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे। अब ये आया क्यों, ये विधेयक चर्चा में क्यों रहा, तो देखो अभी तक प्रोविजन ये थे कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य आयुक्तों की जो नियुक्ति थी ना, वो सरकार करती थी अपने हिसाब से। मान लीजिए सरकार ने किसी का नाम रिकमेंडेशन कर दिया और राष्ट्रपति उसे अपॉइंट कर देता था। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, कई लोगों ने रिट लगाई कि सर ऐसी व्यवस्था है तो इससे तो सरकार अपने हिसाब से जो सरकार के फेवर का आदमी है उसे अपॉइंट करती है, तो ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको देखा और सुप्रीम कोर्ट ने क्या एक ऐसी व्यवस्था दे दी कि जब तक सरकार कोई प्रोविजन ना करे तब तक क्या है कि प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और सीजे की एक समिति बनेगी और वो किसी आदमी का नाम रेकमेंड कर सकते हैं जिसको राष्ट्रपति फिर अपॉइंट करेगा। तो सरकार ने देखा इससे तो सरकार का क्या बहुमत कम हो जाएगा क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन तक ठीक है और प्रधानमंत्री भी हैं, लेकिन क्या है कि जुडिशरी जब आएगी तो सरकार की फिर क्या कम चलने लग जाएगी। सरकार ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा ही है कि जब तक सरकार व्यवस्था ना करे, विधायिका व्यवस्था ना करे, तब तक क्या ये वाला प्रोविजन रहेगा। कौन सा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, लीडर ऑफ अपोजिशन और प्रधानमंत्री। सर विधायक क्या है कि एक कानून ले आई, उसके माध्यम से क्या कर दिया, एक प्रवर समिति होगी जिसमें कौन कौन सदस्य होंगे, तो प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री, ये किसकी जगह आ गए हैं, सीजीआई की जगह, और लोकसभा के विपक्ष के नेता, ये लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता शामिल हों। तो इसलिए सरकार ये चेंजेस लाई है ताकि सीजीआई को हटाया जा सके। ठीक, इस समिति में कोई पद रिक्त होने पर भी इस चयन समिति की सिफारिशें मान्य होंगी, इस पर स्टार लगा लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि पूछ लीजिए एग्जामिनर कि समिति में कोई पद रिक्त है तो सिफारिशें मान्य नहीं होंगी, तो लेकिन मान्य होंगी। ठीक, इसके बाद ईसीआई के पदों पर विचार करने के लिए 5 व्यक्तियों का एक क्या पैनल तैयार होगा, खुद समिति के रूप होगी, जिसकी अध्यक्षता कौन करेगा, कैबिनेट सचिव करेगा। मतलब ये क्या है, एक सर्च कमेटी है। ठीक है, इसके बाद सर्च कमेटी नाम प्रस्तावित करेगी किसे, प्रवर कमेटी को, और प्रवर समिति आगे क्या है कि नाम रेकमेंड करेगी राष्ट्रपति महोदय, और उस व्यक्ति को क्या बनाया जाएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक, आगे चलते हैं। तो विधायक विधेयक में अन्य क्या प्रावधान थे, तो केंद्र सरकार में सचिव या उससे ऊपर पद पर रह चुके व्यक्ति ही चुनाव आयुक्त बन सकते हैं। दूसरा प्रोविजन क्या था, तो विधेयक के एक अन्य प्रावधान के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त ड्यूटी के दौरान कोई आदेश देते हैं तो न्यायालय उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। अब इस प्रोविजन के भी क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है और नेगेटिव भी है। कैसे, तो मान लीजिए अगर चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त सरकार के फेवर का है और वो कोई ऐसा डिसीजन लेता है जो सरकार के फेवर में हो, तो वो उसको क्या है कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। ठीक है, और सरकार का काम आसानी से हो सके। इसका दूसरा पहलू ये भी है पॉजिटिव कि मान लीजिए कोई ऐसा डिसीजन देता है जो सरकार के अगेंस्ट हो, मान लीजिए सरकार के आगे झुकने से मना कर देता है और एकदम अनबायस होकर काम करता है, तो उससे क्या है कि मतलब न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सके, वो अपना काम क्या है अच्छे ढंग से कर पाएगा। ठीक है, इसके बाद एक अन्य प्रावधान भी था कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों का वेतन एवं सेवा शर्तें कैबिनेट सचिव के समान होंगी, बट इसे आप काट लेना। इस पर क्या है सरकार ने यू टर्न ले लिया है, क्योंकि सरकार की काफ़ी आलोचना हो रही थी कि आप क्या है कि इनका जो पद है उसे डिमोट कर रहे हो। ठीक है, प्रमोट ना करने की जगह क्या कर रहे हो, डिमोट कर रहे हो, क्योंकि अभी तक इनकी जो वेतन और सेवा शर्तें वो किसके समान है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान है। सरकार क्या कर रही थी, कैबिनेट सचिव के समान करना चाह रही थी, तो इसको सरकार ने क्या रिवर्ट कर दिया, बाकी सारे प्रोविजन लागू हो गए। ठीक, नेक्स्ट खबर कि जम्मू कश्मीर का अनुच्छेद 370 हटाने के निर्णय को क्या सुप्रीम कोर्ट ने वैध करार दे दिया है। 5 जजों की बेंच थी जिसने कह दिया है, देखो 2019 में जब जे का 370 हटाया गया था, जे को 2 यूटीज में बांटा गया था, तो काफ़ी रिट्स लगी थी सुप्रीम कोर्ट में जिनकी सुनवाई चल रही थी, और हाल ही में क्या उसका फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने माना है
अनुच्छेद 370 को हटाना कोई असंवैधानिक बात नहीं है। ठीक है। इसके बाद ये जरूर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 30 सितंबर 2024 तक क्या है कि JNK को उसका स्टेटहुड का दर्जा वापस दिया जाए और विधानसभा चुनाव कराए जाए। ठीक है। ये सेंटर का भी मानना है कि JNK को हम जल्दी से जल्दी स्टेटहुड का दर्जा पुनः देंगे, लेकिन कब देंगे कोई डेडलाइन होनी चाहिए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 30 सितंबर तक वहाँ चुनाव कराए जाएं और JNK को क्या दिया जाए, स्टेट का दर्जा दिया जाए पुनः। इसके बाद नेक्स्ट खबर है कि विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री का अनावरण किया गया है। कहाँ किया गया है, तो गुरुग्राम में किया गया है। ठीक है। कौन से प्रोजेक्ट के तहत, प्रोजेक्ट भीम के तहत। ठीक है। इसमें एक मिनी ICU होगा, एक ऑपरेशनल थिएटर होगा, रक्त परीक्षण उपकरण, एक्सरे मशीन और चिकित्सा उपकरण शामिल होंगे और यह 200 से अधिक रोगियों का इलाज कर सकता है। पोर्टेबल हॉस्पिटल मतलब एक जगह से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है, लोगों का इलाज किया जा सकता है। कहाँ पर हुआ है, तो गुरुग्राम हरियाणा में। आगे चलते हैं। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली क्या जारी की गई है, डेल्टा रैंकिंग। ये याद रखना है, कौन जारी करता है, तो नीति आयोग जारी करता है। ठीक है। आपको पता होगा 2018 में सबसे पहले एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जारी किया गया था। इसमें क्या था, ये देखा गया था देश के स्तर पर कि कौन कौन से जिले हैं जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। तो ऐसे जिलों को चयन किया गया और उनमें कौन सा प्रोग्राम चलाया गया, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, आकांक्षी जिला कार्यक्रम। इसके बाद सरकार ने ये देखा 2022 तक कि कुछ जिले तो ऐसे हैं तो ठीक ठाक हैं, लेकिन उनके कुछ ब्लॉक्स ऐसे हैं जो पिछड़े हुए हैं। तो इसके लिए सरकार ने 2022 में फिर कौन सा प्रोग्राम चालू किया, 2022 में सरकार ने प्रारंभ किया एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। ठीक है। उसी के लिए अभी क्या है, रैंकिंग जारी की गई है। तो उसमें क्या, तेलंगाना का आसिफाबाद के तित्रियानी तिरियानी उसमें भीम ब्लॉक को क्या पहला स्थान मिला है और दूसरा उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी ब्लॉक को मिला है। ठीक। तो उन्होंने इन ब्लॉक्स ने क्या क्या प्रगति की, इसके बारे में ये रैंकिंग जारी की गई। डेल्टा प्रथम इसका संस्करण है। जारी कौन करता है, तो जारी कौन करता है, नीति आयोग जारी करता है। ठीक है। इसके बाद है गुजरात का गरबा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। ठीक है। 2003 के कुछ प्रोविजन है इस कन्वेंशन के, जिसके तहत किसी को अमूर्त विरासत धरोहर में सूची में शामिल किया जाता है। ठीक है। तो गरबा इस सूची में शामिल होने वाला भारत की क्या है, 15वीं धरोहर है। ठीक है। कोई ऐसा नहीं पहली बार जारी सूची में शामिल किया जा रहा हो। तो ये एक सूची है जिसमें 15 कौन कौन से इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज हैं जो इनको शामिल किया गया है यूनेस्को की सूची में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एनसीआरबी ने जारी की भारत की अपराध रिपोर्ट 2022। एनसीआरबी है क्या, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ये क्या एक रिकॉर्ड रखता है कि देश में कितने अपराध हो रहे हैं, किसके खिलाफ हो रहे हैं, किस कैटेगरी की क्या स्टेटस है, महिलाओं क्या स्थिति है, बुजुर्गों क्या स्थिति है, ST SC क्या स्थिति है अपराधों के मामले में। तो रिपोर्ट क्या कहती है, देख लेते हैं। तो रिपोर्ट में कहा गया है कि साइबर अपराधों में तो कितनी बढ़ोतरी हुई है, 24.04% और आर्थिक अपराधों में 11% की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार वरिष्ठ नागरिकों के विरुद्ध क्या अपराध 9.3% बढ़े और महिलाओं के खिलाफ 4% बढ़े हैं। SC के खिलाफ अपराध बढ़े 13.1%, ST के खिलाफ बढ़े 14.3%। 2022 में देश में आत्महत्याओं के मामलों में 2021 की तुलना में 4.2% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। और कृषि के क्षेत्र में आत्महत्याओं की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है, 3.7% वृद्धि हुई। ठीक है। तो ये कुछ आंकड़े हैं, आप देख लेना। इसके बाद सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किया गया है, कहाँ पर, उमराहा वाराणसी। ठीक है। इसके द्वारा, मोदी जी के द्वारा। ये क्या है, गुम्बदयुक्त 7 मंजिला मंदिर है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि ये क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा क्या है, ध्यान केंद्र है। क्या है, सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है। यहाँ पर 20,000 से ज्यादा लोग, कितने, 20,000 से ज्यादा लोग एक साथ ध्यान कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। इसलिए ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट नेक्स्ट है बाराकोड़ा। तो बाराकोड़ा क्या है, एक इलेक्ट्रिक बोट है। कैसी, फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट इन द कंट्री। ठीक। तो ये किस पहल के तहत है, भारत के इको फ्रेंडली मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट बढ़ावा देने के लिए है। पहली सबसे तेज सोलर बोट है, इलेक्ट्रिक बोट। कहाँ पर लॉन्च की गई है, तो केरल के अल्पुझा स्थित नवगाथी पनावली यार्ड से इससे क्या किया गया, लॉन्च किया गया है।
इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस बारकोडा आ जाए। बारकोडा क्या है, हाल ही में सुर्खियों में रहा। बारकोडा किससे संबंधित है, तो किससे, एक इलेक्ट्रिक बोट है सोलर वाली, ठीक। नेक्स्ट, JN1। JN1 क्या है, कोविड-19 का क्या है, ओमिक्रॉन वेरिएंट का सब वेरिएंट है, जो विश्व भर में फैल फैल रहा था, और इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो पहला मामला हमने देखा भारत में कहाँ मिला, तो केरल में मिला। कहाँ पर, केरल में, ठीक। दिया जाए कि JN1 हाल ही में सुर्खियों में रहा, से रिलेटेड है, आप याद होना चाहिए। उसके बाद है समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय, हाल ही में से स्थापित करने की केंद्र सरकार ने घोषणा की है। कहाँ पर, तो इसकी स्थापना की जाएगी तेलंगाना के मुलुगु में, ठीक। उसके बाद प्रधानमंत्री द्वारा महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग स्थित राजकोट किले में क्या है, एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है, जो किसकी है, छत्रपति शिवाजी महाराज की। इसके बाद हाल ही में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, तो कहाँ पर है, उड़ीसा में। इसमें क्या देखने को मिला है, एक ब्लैक टाइगर देखने को मिला है। ब्लैक टाइगर को साइंटिफिक भाषा में क्या कहते हैं, मेलानिस्टिक बाघ, ठीक है। ये क्या है, एक रेयर घटना है, क्योंकि ब्लैक टाइगर देखने को नहीं मिलता है। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य से बिलोंग करता है, तो आपको मिलान में आ सकता है, तो आपको याद होना चाहिए, इससे उड़ीसा से। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य हो गया, राष्ट्रीय परिदृश्य हो गया। अब आर्थिक परिदृश्य की भी कुछ न्यूज है, उनको भी हम देख लेते हैं एक बार। तो पहली न्यूज है कि विदेशों से धन प्रेषण प्राप्ति में भारत शीर्ष स्थान पर, ठीक है। विश्व बैंक ने रिपोर्ट जारी की है, कौन सी, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के अनुसार भारत का वैश्विक स्तर पर धन प्रेषण प्राप्ति में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। मतलब पहले से भारत फर्स्ट है, और अभी भी क्या है, फर्स्ट बना हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत में विदेशों से आने वाला धन 12.3% बढ़कर कितना हो गया, 125 बिलियन डॉलर हो गया है, ठीक है। ये स्टेटिक्स हम देख लेते हैं। सबसे टॉप पर भारत है 125 बिलियन डॉलर के साथ, दूसरे नंबर पर मैक्सिको है, तीसरे पे चाइना है। ये दो तीन आपको याद रख लेने। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ ले कि चाइना फर्स्ट पे, तो नहीं, ठीक है। चाइना सेकंड पे पूछा जा सकता है, लेकिन नहीं, सेकंड पे कौन है, मैक्सिको। एक स्क्रीन शॉट ले लेना, अगर आपको एक से ज़्यादा देश याद रखने, फर्स्ट पे कौन टेंथ पे, तो आप याद कर लेना। नेक्स्ट न्यूज, एक प्रधानमंत्री ने किया सूरत डायमंड एक्सचेंज का उद्घाटन। अब इस डायमंड एक्सचेंज को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे सूरत डायमंड बोर्स के नाम से भी जाना जाता है। और उल्लेखनीय है कि ये विश्व का सबसे बड़ा क्या है, ऑफिस कॉम्प्लेक्स है। सबसे बड़ा ऑफिस कॉम्प्लेक्स है, आप देख सकते हैं कितना बड़ा ऑफिस है, ठीक है। इससे पहले उपलब्धि किसके पास थी, पेंटागन के पास थी। सूरत डायमंड बोर्स अंतर्राष्ट्रीय हीरे और आभूषण व्यवसाय के लिए कि दुनिया का सबसे बड़ा आधुनिक केंद्र, ये भारत के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आगे चलते हैं। तो आरबीआई ने मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो दर अपरिवर्तित रखी है। इसको तो याद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रेपो दर कोई पूछता नहीं है कि अभी कितनी चल रही है। बस इतना याद होना चाहिए, रेपो दर होती क्या है। रेपो दर वह दर होती है जिस पर क्या है कि बैंक आरबीआई से क्या है, पैसे उधार लेते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण खबर, जो अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए यूपीआई भुगतान की सीमा परिवर्तन कर दिया गया। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, मतलब एक दो तीन क्लास पहले एक क्लास थी, उसमें भी ये न्यूज आई थी, ठीक है। तो परिवर्तन में क्या कर दिया गया है, अभी तक क्या सीमा कितनी है, 1 लाख रुपए है, कितनी, 1 लाख रुपए थी, ठीक है। अब इससे शैक्षणिक संस्थान और अस्पतालों के लिए कितनी कर दी है, 5 लाख रुपए। पिछली वीडियो में आप देख लेना, डिटेल से मैंने बताया है। और इसके अलावा क्या, यूपीआई लाइट की भी चेंज कर दी। यूपीआई लाइट की सीमा कितनी कर दी है, पहले हुआ करती थी 200 रुपये, तो बढ़ाकर कितना कर दिया है, 500 रुपये, ठीक है। तो पूरा मैंने अच्छे से एक पिछले वीडियो में बताया हुआ है, आप जाओ चाहो तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते। इसके बाद खबर है, कैंपगोडा का टर्मिनल 2 दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में शामिल कर दिया। कहाँ पर है, ये बेंगलोर में। और इसी के साथ ही हवाई अड्डे को यूनेस्को की प्रिक्स वर्सेल्स द्वारा इंटीरियर के लिए विशेष पुरस्कार 2023 से भी क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। और बेंगलुरु हवाई अड्डा यह प्रतिष्ठित मान्यता प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय हवाई अड्डा भी बन गया है। मिलाने के लिए अगर आगे जाए, कैंपगोडा का टर्मिनल कहाँ है, तो इतना पूछा जा सकता है। अगर ये सिंगल लाइनर में आए तो आ सकता है, अदरवाइज इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद है ग्राम मानचित्र। तो ग्राम मानचित्र है क्या, ये एक जीआईएस आधारित का एक एप्लीकेशन है। किसने लॉन्च किया है, तो इसे पंचायती राज मंत्रालय ने लॉन्च किया, ठीक है। काम क्या होगा इससे,
ये एप्लीकेशन ग्राम पंचायतों को भूस्थानिक तकनीक का उपयोग करके ग्राम पंचायत स्तर पर योजना बनाने में सुविधा और सहायता प्रदान करेगी। ठीक है, तो ये खबरें थी दिसंबर माह की। इस बार हमने क्या है कि खबरों को सेक्शन वाइज करके देखा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी महत्वपूर्ण खबरें थी, राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी थी, और आर्थिक परिदृश्य। इसके बाद कुछ और सेगमेंट बचेंगे, जैसे साइंस एंड टेक हुआ, स्पोर्ट्स हुआ और पुरस्कार हुए, तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे आपके साथ। अगर किसी को और लगे, किसी दोस्त को, कि कुछ और चेंजेस करने चाहिए वीडियोज़ में, तो आप हमें बता सकते हैं नीचे कमेंट करके, वो भी इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, आप सभी लोगों को क्लास देखने के लिए धन्यवाद। और क्लास आपको बेहतर लगे, और एक बात मैं बताऊं, यूपीएससी आरपीएससी के तो लिए है ही, और अधीनस्थ और भी अन्य सेवाएं हैं उनके लिए भी उपयोगी होगी। और आर एस प्री के लिए तो अगर आप देखना चाहें तो इससे बेटर विकल्प आपको शायद ही मिलेगा। ठीक है, आप इसको आसानी से देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जितने भी अपने दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं करंट अफेयर्स के लिए, उन्हें कोई दिक्कत आ रही है तो इसे भी उससे शेयर कर सकते हैं आप मेरी वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।